चलिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई आर्बिट्री शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है। ये कैसा है? ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। किसी भी शेप का एक रिजिड बॉडी है, उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके हैं। यदि कोई आर्बिट्री शेप का है तो उसका निकालेंगे, लेकिन यदि कोई रेगुलर शेप का है जिसके बारे में हमको पता है कि क्या शेप उसका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक रॉड का, तो रॉड का किसी एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके बीच सेक्शन से पास करेगा तो पता है, और एक्सट्रीम पॉइंट पर भी हमको पता है। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए एक रिंग है, तो रिंग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो भी हमको पता है ना, सेंटर पॉइंट से। तो आर्बिट्री शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए कि इसका ये सेंटर पॉइंट ये है सेंटर ऑफ मास, और यहां इस एक्सिस के अबाउट यदि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सेंटर ऑफ मास, ये हमारे लिए नोन है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि इसके पैरेलल, मान लीजिए ये पोजीशन, इस पोजीशन को O कह रहे हैं, और ये O पोजीशन सेंटर ऑफ मास है। उससे कुछ दूरी पर, मान लेते हैं सपोज D1 डिस्टेंस पर कोई दूसरा पोजीशन है, इसको नाम दे रहे हैं P। अब इस पोजीशन के पास करने वाला जो एक्सिस है, उस एक्सिस को हम मान लेते हैं 1, तो 1 एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या होगा, ये हमें निकालना होगा। तो हम किसको यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे। या मान लीजिए यहां कोई पोजीशन है, ये पोजीशन, इस पोजीशन का नाम हम Q रख दें। तो इस पोजीशन से, अब ये पोजीशन यहां से D2 डिस्टेंस पर है। ठीक, तो यहां से इस एक्सिस, कौन सा एक्सिस? जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, उसके पैरेलल, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको मान लेते हैं 2। तो इस एक्सिस के अबाउट I2 निकालना है, तो I2 क्या होगा हम पता कर सकते हैं। तो लॉ क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि यदि हमको किसी एक पॉइंट के अबाउट, जो स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें ये नोन है, तो यदि हमें ये नोन है तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। तो I1 बराबर क्या होगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी जो M है। इस बॉडी का मास कितना है, M, और हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, I1 के अबाउट। तो I1 सेंट्रल से कितना दूरी पर है, D1, तो D1 स्क्वायर होगा। यदि सिमिलरली हमें I2 पता करना है, तो I2 बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस हमको I2 पता करना है, तो यहां हो जाएगा पूरे बॉडी का मास इंटू D2 स्क्वायर। समझ पाए? यदि आप I1 निकालना चाहते हैं, और यदि आप I2 प्लस M इंटू D1 प्लस D2 करेंगे स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, किसी पॉइंट पर निकालने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पहले हमेशा रेफरेंस उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेना है जिसका वैल्यू आप जानते हैं, नोन है आपके लिए। ठीक है, आप इसको जानने के बाद भी नहीं कर सकते, करेंगे आंसर गलत आएगा। तो आपको करना क्या है कि जब नोन के अबाउट हमको निकालना आता है, नोन के अबाउट पता है, तो उसमें हम फिर उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। आप हो सकता है ये कहेंगे कि सर मान लीजिए यहां कोई पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम मान लीजिए R है, तो R पोजीशन के लिए तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से भी लेंगे। अब यहां जो इस पॉइंट के अबाउट जो पैरेलल एक्सिस होगा, वो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए D3 है, तो हमें यहां I3 पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो I3 पता करने के लिए फिर हमको D3 का यूज करना पड़ेगा। I3 इज इक्वल टू क्या लेंगे, अब I सेंटर ऑफ मास प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का D3 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये तो गलत ही है।
और ये I1। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिफाइंड होता है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पहले जिसका हमको सेंटर ऑफ मास पता है और उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और उसके बाद जिस पॉइंट पे भी निकालना है आप निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। समझे? जैसे ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का ये सेंटर ऑफ मास है, तो इससे एक एक्सिस है, वो एक्सिस कौन सा एक्सिस है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट घूमेगा। अब मान लीजिए किसी एक पॉइंट है, वो पॉइंट पी है, उसको भी हम परपेंडिकुलर लेंगे तो इसके पैरेलल होगा वो। अब वहां से हमको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यदि मान लीजिए हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे इस पॉइंट ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं है। सेंटर ऑफ मास निकालना हमें आता है ना। तो सेंटर ऑफ मास इसके लाइन के ये परपेंडिकुलर हो गया, तो वो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का एक्सिस हो गया। अब उसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा ना। अब यहां से यहां एक पॉइंट पी है, अब इस पॉइंट पी के अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो इसके अबाउट पता है और उस पूरे बॉडी का मास इंटू d1 स्क्वायर। अब इसके अबाउट घूमेगा तो कैसा दिखेगा? ऐसे सेंटर मानते हुए ऐसे घूमेगा वो। मान लीजिए यहां कोई क्यू पॉइंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो वो ऐसे टर्न करता हुआ नजर आएगा। टर्न करता हुआ आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रोटेशन में हुआ, तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमें लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यदि हम उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके अबाउट? अबाउट एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा ना। अबाउट किसके? पी के अबाउट। तो पी के अबाउट यानी कि काइनेटिक एनर्जी अबाउट पी क्या निकलेगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर जो आई निकलेगा वो I1 होगा ना। आई जो निकलेगा वो I1 होगा। तो यहां काइनेटिक एनर्जी अबाउट पी बराबर हाफ I1 कितना है? I1 का वैल्यू कितना है? I सेंटर ऑफ मास प्लस m d1 स्क्वायर इनटू ओमेगा, ओमेगा जिस ओमेगा से ये घूम रहा है, एक पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड से घूमेगा। तो जितने भी, यदि ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, तो ये पार्टिकल भी उसके अबाउट एंगुलर स्पीड कितना से घूमेगा? ओमेगा से। ठीक है, चूंकि हमने परपेंडिकुलर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लिया है, तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा वो किसके अबाउट निकलेगा? पी के अबाउट। अब हमको क्यू के अबाउट लेना होगा, तो हम क्यू के अबाउट लेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी अबाउट क्यू, और यहां क्या लेंगे? हाफ, और यहां पर I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरह से हम अलग अलग पोजिशंस के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करें, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं, उसी से समझ लीजिएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखिए, एक रिंग है, एक रिंग का सेंटर पॉइंट है, ये एक्सिस हो गया उसका, ये एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, और एक इधर से आएगा ये जेड एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। अब इस रिंग को हम टॉप से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? टॉप से देखने पर एग्जैक्टली एक रिंग नजर आएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? वाई। ये पॉइंट कौन सा होगा? एक्स। और ये पॉइंट कौन सा होगा? जेड। होगा ऐसा? बोलिए, टॉप व्यू में ऐसा नजर आएगा? टॉप व्यू में आई जो आपका वाई एक्सिस है वो एक पॉइंट नजर आएगा नजर। टॉप व्यू से देख रहे हैं। अब क्या है कि इस वाई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या है? आई वाई वाई के अबाउट क्या मिलेगा हमको? mr स्क्वायर मिलेगा। लेकिन यदि हम इस पॉइंट के अबाउट पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट का नाम P दिएंगे और ये रेडियस R होगा, तो इसके पैरेलल यहां पर ये 1 है। इस एक्सिस के पैरेलल यदि इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो ये पॉइंट P मिलेगा। इससे उसमें कंपेयर कर पा रहे हैं। टॉप व्यू है वो इसका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसका टॉप व्यू है। तो जो पॉइंट यहां P है,
वो पॉइंट वहां पर पी है, ठीक है। वहां भी वाई एक्सिस एक पॉइंट की तरह नजर आ रहा है, और जो वन एक्सिस है वो भी एक पॉइंट की तरह नजर आएगा। यहां होगा ऐसा, बोलिए। तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन, तो क्या लिखेंगे, आई वाई वाई प्लस क्या होगा, उस पूरे के पूरे रिंग का मास, और रेडियस कितना है आर, तो यहां मास एम होगा और आर स्क्वायर होगा ऐसा। तो ये आई वन निकल गया, कितना आएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया। और यदि मान लेते हैं एग्जाम्पल में ये डिस्क होता, मान लीजिए ये डिस्क होता, तो डिस्क केस में क्या लिखते हैं हम लोग, ये हो गया वाई वाई एक्स एक्स जेड जेड। अब इस केस में मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्यू है हमारा, अब इस क्यू पॉइंट के अबाउट तो ये इस तरह से दिखेगा, और इसको हम टू मान लेंगे, तो आई टू क्या होगा, आई टू होगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, रेडियस यदि उसका आर है तो। अब यहां पर आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऐसा पोजीशन, इसमें मान लीजिए हम यहां एक ऐसा पोजीशन ले रहे हैं, ये पोजीशन यहां से जो यहां पर स्मॉल आर है वो आर बाई रूट टू पर है। अब यहां से ये एक्सिस गया, इसको टू बोल रहे हैं या थ्री बोल देते हैं, इसको थ्री बोल रहे हैं, तो आई थ्री क्या होगा, आई थ्री आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम, आर का वैल्यू कितना है आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये कितना आ गया एम आर स्क्वायर, किसके अबाउट, कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहा है समझ में, बोलो, सिंपल तो है, डाउट है तो बोलिए। बोलो, चलो नहीं डाउट है तो छापिए। आ रहा है इतना आंसर, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छापिए। हाँ क्या हुआ, तो उसका पीछे क्यों, आ क्या ये, अच्छा 15, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ 90 होगा, 15 होगा ना, 15 इंटू 6 होगा, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया 11, 101 आ गया ना। अब ठीक है, अब ठीक है ना, चलिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया, जल्दी से इसको उतारिए।
देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहां देखिए, देखिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है। क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग का मास कितना m है और रेडियस कितना है r। सेंटर ऑफ मास यहां होगा, एक सेंटर एक्सिस जो हमारा यदि कंप्लीट होता तो यहां होता। ठीक है, आपको हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है, फाइंड पूछ रहा है, फाइंड I2 बराबर क्या होगा। ठीक है, I2 बराबर क्या होगा, समझिए पहले 2 मिनट। हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, याद है कुछ? इसको O मान लीजिए, इस पॉइंट को P मान लीजिए, इस पॉइंट को Q मान लीजिए। तो पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था इस एक्सिस के अबाउट? देखिए ध्यान से, ये X, ये Y और ये Z था, ये Z था ना। ठीक, तो IZ कितना आया था? IZ मतलब I1 बराबर क्या आया था? mr² आया था। हमें निकालना है, क्या निकालना है? I1 बराबर, हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, I1 बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास m इंटू 2r बाई पाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? I1 निकालने के लिए लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए। तो यहां से I सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? I1 माइनस m 4r² बाई पाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए। I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? I2 बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस r माइनस 2r बाई पाई m स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो यहां से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो I सेंटर ऑफ मास क्या होगा? COM बराबर क्या होगा? I COM बराबर I1 पता है कितना है? mr², और प्लस कितना, माइनस में है ना, माइनस कितना, 4mr² बाई पाई, ये आ गया। अब हम I2 निकालना है, एंड फाइनली हमें क्या निकालना है? I2। तो I2 बराबर mr² माइनस 4mr² बाई पाई स्क्वायर, ये आ गया, माइनस माइनस या प्लस जो भी रहे, प्लस m इंटू क्या आएगा, r माइनस 2r बाई पाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से पाई स्क्वायर कॉमन होगा, तो पाई स्क्वायर mr² माइनस 4mr² बाई पाई स्क्वायर प्लस, अब यहां से m, ये हो जाएगा a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, बोलो। तो r² प्लस 4r² बाई पाई स्क्वायर माइनस 4r² बाई पाई होगा, ऐसा बोलिए। तो अब देखिए यहां पर पाई स्क्वायर mr² माइनस 4mr² बाई पाई स्क्वायर, और प्लस यहां आ जाइए, यहां पर आ जाएगा mr² प्लस 4r² m बाई पाई स्क्वायर माइनस 4m
आर स्क्वायर बाई पाई। कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? बोलिए। 4mr² बाई पाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा? पाई, या फिर ऐसे कर लीजिए सीधे सीधे mr² आ गया प्लस mr² माइनस 4mr² बाई पाई। तो यहां आ गया 2mr² माइनस 4mr² बाई पाई। तो यहां से आ जाएगा 2mr² कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 बाई पाई। I2 बराबर होगा ऐसा? ठीक है आंसर। चलिए उतारिए। पढ़ाई तो होता रहेगा। आइए चलिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपने जो प्रश्न पूछा था वो जब हम ब्रैकेट बना रहे थे ना, उसका सॉल्यूशन यहीं पर है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कुछ नहीं, वहां पैरेलल था, यहाँ परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, एक डिस्क बनाने की कोशिश में है हम। बन जाए तो मान लीजिएगा डिस्क है, नहीं बने तो समझ लीजिएगा कि डिस्क बना रहा था। ठीक है, बन गया तो ठीक, और नहीं बनने पर और ठीक। चलिए, तो एक डिस्क है, खासियत क्या है डिस्क की? डिस्क की खासियत यह है कि सॉलिड डिस्क है। हॉलो डिस्क भी होता है क्या? हॉलो डिस्क होता है क्या? हॉलो डिस्क देखे हैं आप लोग? और एक ये जेड एक्सिस हो गया, जेड डैश। डिस्क जैसा लग रहा है? पॉइंटेड है ना? सही। मुझे पता था कि तुम्ही को नहीं लगेगा। आइए, एक डिस्क है, सेंटर पॉइंट ओ हो गया। हमें पता है उसके एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बताइए। अब बताइए, डिस्क को हमें बताने में तुरंत टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत हम बता देंगे। अब यहां पर इसके अबाउट आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना आया था डिस्क का? बोलिए। एम आर, अरे बोलो, mr² बाई 2। तो ये डिस्क का रेडियस आपको दिख रहा है, ये r, और इसके ये डिस्क का जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्स एक्सिस को ही हम क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, है ना? अरे बोलो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अब यहां ये वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश। तो हमें पता है इसके अबाउट। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड। मतलब समझे? यदि आई एक्स एक्स कौन सा, मतलब हमेशा प्लेन ऑफ मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन, जो प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर जो होगा, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रेस्ट टू एक्सिसेस जो कि उस प्लेन से पास कर रहे हैं, जो कि उस प्लेन के पैरेलल हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन होगा। और आपको पता है, इसको आप इस डायग्राम को देखकर कह सकते हैं कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई वाई वाई। समझे? यदि वाई एक्सिस के अबाउट ये डिस्क घूमेगा, वाई एक्सिस के अबाउट डिस्क ऐसे घूमेगा, तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा यदि वो जेड एक्सिस के अबाउट डिस्क ऐसे घूमेगा।
समझे? जेड एक्सिस के अबाउट डिस्क घूमेगा, वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा यदि वो वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो, क्योंकि एक्सिस सिमेट्रिक ज्योमेट्री है और साथ ही साथ उनका रेडियस भी सारे पोजीशंस के लिए क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इफेक्ट सेम होगा। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अबाउट तो हमें पता ही है और वो हम निकाल भी चुके हैं, ठीक है, हमने प्रूव भी किया उसे, mr²/2 यदि रेडियस r है तो अब यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स इज इक्वल टू mr²/2 इज इक्वल टू 2i(xx) और सॉरी y और 2i(zz), ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से mr²/2 इज इक्वल टू 2i(y) और 2i(zz) होगा, होगा ना, लिख सकते हैं सर, बोलिए। तो यहां से फाइनली i(y) बराबर कितना आ गया, mr²/4, i(zz) बराबर क्या आ गया, mr²/4। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो आप देख सकते हैं कि यदि किसी एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वो एक्सिस जो कि जो हमारा प्लेन है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, उससे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम उसके रेस्ट दो एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब नाम क्यों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, क्योंकि यदि एक्स एक्सिस को पॉइंट करे तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ही परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है ना, इसीलिए पैरेलल में तो हमने देखा। अब मान लीजिए किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमको पता है, उसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉलो करेंगे। उसके पैरेलल चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, समझ पाए। और ये खास करके किसके लिए यूज होता है, जहां एक्सिस सिमेट्रिक ज्योमेट्री है। आप बता सकते हैं कि यदि हम स्फीयर यूज करते हैं तो स्फीयर का एक्स एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्फीयर सॉलिड या हॉलो स्फीयर कोई भी स्फीयर रहे, किसी भी एक्सिस के अबाउट उसका ज्योमेट्री सेम है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम आएगा, समझ पाए। यहां पर थोड़ी सी चेंजेस है, वो एक्स और जैसे एक्स जो है वो प्लेन और रोटेशन के परपेंडिकुलर है, और वाई के अबाउट तो रोटेट नहीं करेगा, कंप्लीट रोटेशन नहीं आएगा, ठीक है। जो आप हम बोले कि पूरा कंप्लीट रोटेशन आपको दिखेगा, वो तो सिर्फ एक्सिस के अबाउट दिखेगा। लेकिन यदि हम बात करेंगे स्फीयर का, सॉलिड या फिर हॉलो, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप देखिए कंप्लीट रोटेशन दिखेगा उसका, समझ गए इस बात को, होगा। इसलिए उस केस में क्या होगा, सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। और एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब है कि बॉडी पर लगेगा फोर्स और वो उस कारण से बॉडी का एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि यदि बॉडी का वेलोसिटी चेंज करेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स हमेशा उसके वेलोसिटी में चेंज लाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए अच्छे से। यदि किसी बॉडी पर हम नेट फोर्स लगाएंगे तो उसके मोशन में चेंज आएगा, उसके मोशन में चेंज आएगा मतलब उसके स्टेट में चेंज आएगा। उसके स्टेट में चेंज आने का मतलब क्या हुआ, यदि बॉडी रेस्ट पर है तो मोशन करेगा, मोशन कर रहा है तो रेस्ट पे जाएगा, हमेशा स्टेट में चेंज आया। इसीलिए बॉडी का वेलोसिटी में चेंज आया, यदि रेस्ट से मोशन किया तो वेलोसिटी बढ़ गया, और मोशन से रेस्ट पे आया तो वेलोसिटी घट गया, वेलोसिटी में चेंज आया। और वो क्यों आया, एक्सेलरेशन के कारण। और एक्सेलरेशन किसके कारण आया, फोर्स के कारण। और इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, या एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अब यदि मान लीजिए सेम डायरेक्शन है तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी को फोर्स भी मिल रहा है और उधर ही मूव कर रहा है। और यदि बॉडी का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, बोलिए।
बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा यदि बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में, स्पीड में नहीं, जीरो होगा। बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रह गया। आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक्सेलरेशन ए बराबर, इसकी बात क्यों हो रही है, फिर से देखिए क्यों हो रही है, बाय डेल्टा टी। बॉडी का एक्सेलरेशन यदि है तो v हमेशा u से ज्यादा होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो u हमेशा v से ज्यादा होगा, लेकिन हमेशा चेंजेस तो आते ही रहेगा। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? राहुल, तुमसे हमको उम्मीद था कि तुम बताओगे। तो रिवीजन क्यों नहीं कर रहे थे? कौन रोक रहा था तुमको? खुद? अच्छा हुआ तुम खुद बोल रहे हो, नहीं तो कहीं बोल देते तुम। ठीक है, हम किसी को कोई नहीं रोक रहे हैं, सबको हम हमेशा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप पढ़ाई बेहतर करिए, अच्छा करिए, हर दिन पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन हर दिन पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए और लगातार धीरे 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 मेहनत करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। देखिए, पछतावा तो होगा, ये तो तय है, ये महाकाल भी नहीं रोक सकते हैं कि आपको पछतावा नहीं होगा, आपको पछतावा होगा, लेकिन समय रहते हो गया तब तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। समय के बाद, समय चूकने के बाद होगा तो अफसोस लगेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि सपना सबका बड़ा है। आप लोगों में से कोई है जो छोटा सपना लेके चला है कि आज ही जाकर मुझे 2 कट्ठा खेत जोत देना है? किसी का सपना है? नहीं। तो आपका सपना बड़ा है, मेहनत उस लेवल का नहीं है, अचीवमेंट नहीं मिलेगा। ये हम नहीं, सब लोग जानते हैं, हम भी नहीं करेंगे, हमको भी नहीं मिलेगा, सिंपल से बात है। चलिए बैठ जाइए, और जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है घर जाके रिवाइज कीजिए और जान लीजिए कि जो कुछ भी आप पढ़िएगा, खासकर फिजिक्स में, वो पहला दिन जो पढ़ाए हैं वहां से शुरू होने वाला है। इसलिए ये सोचिएगा कि पहले वाला जैसे तैसे हो गया, आगे बढ़िया कर लें, तो ये संभव नहीं है। आपको शुरू से बेहतर करना पड़ेगा। कि जैसे आपके लिए छोटा सा टॉपिक आ गया कि एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज को हमको समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, और जहां रेट आ गया वहां कैलकुलस आ गया। तो कैलकुलस यानी मैथमेटिक्स, वेक्टर यानी वेक्टर का मैथमेटिक्स आपको पता होगा तो ही आप फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट कर पाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ जोड़ पाएंगे और इससे कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हाँ आगे क्या होगा। अदरवाइज नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिजिक्स आपसे दूर चला जाएगा। और इंजीनियरिंग का बेस है फिजिक्स। जो चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं आगे जाकर इंजीनियरिंग में, खासकर 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग है जिसमें कि डायरेक्टली यूज होता है। आपको नहीं पता होगा, आप नहीं कर पाएंगे ठीक से इंजीनियरिंग। ठीक है, इसीलिए इन सब चीजों को बढ़िया से रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का। तो हम इसकी बात क्यों किए, आज जब हम इसमें आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। हम लोग फोर्स के बारे में क्या पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने फोर्स के बारे में क्या क्या कहा है अभी तक, हम लोगों ने फोर्स के बारे में अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया है। तो फोर्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक तो यही किया है। ठीक है, फोर्स के बारे में अभी तक हमने यही डिस्कशन किया है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इससे आगे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। समझ गए? तो हम इसको